हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 116 जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था मुंबई सेंट्रल डिवीज़न में, उसी क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया था। ये टेस्ट का जो हमारा डेट था 8 अक्टूबर को और इसका जो एग्ज़ाम है 30 नवंबर को हुआ था। इस क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में ऐसे क्वेश्चन को रखा गया था जो सिर्फ कोचिंग रिलेटेड से क्वेश्चन थे। 1 से लेकर 43 तक के क्वेश्चन को उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया गया था और जिसका वीडियो आप देख चुके होंगे। दूसरा पार्ट भी इसका बनाया जा चुका है जो कि 44 से लेकर 56 तक यानी कि 44 से 56 तक के क्वेश्चन को जो सिर्फ वैगन से संबंधित क्वेश्चन थे उसका वीडियो भी अपलोड किया गया है। तीसरा ये पार्ट है जिसमें 57 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा और जो क्वेश्चन चेंज कर दिए गए थे उस क्वेश्चन को भी आपको दिखाया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें कोचिंग स्टॉक से टोटल 43 क्वेश्चन रखा गया था। वैगन से 13 क्वेश्चन रखे गए थे। ऐसे क्वेश्चन जो सभी डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल हैं, ऐसे 54 क्वेश्चन रखे गए थे और 26 क्वेश्चन को चेंज किया गया था, उसकी जगह नए क्वेश्चन डाले गए थे। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन चेंज किया गया था। टोटल 166 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। ठीक है, सबको 110 क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से क्वेश्चन सेट किया जाता है। हालांकि अभी टेस्ट का रूल बदल गया है, कैरेज का अलग टेस्ट होता है, वैगन का अलग होता है और CNW का अलग होता है। तो चलिए 57 से हम लोग चलते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि जो भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है तुरंत वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 57 से। 57 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन kg सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, तो मैक्सिमम जो प्रेशर होता है ब्रेक सिलेंडर में, इसमें LHP ICF कुछ भी नहीं लिखा है, तो 3.8 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आगे है 58 है, 58 देखते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन शुड नॉट एक्सीड kmph ड्यूरिंग रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन। जो रोलिंग इन और रोलिंग आउट जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे ही स्टेशन, ये स्टेशन अगर है तो यहाँ और यहाँ रोलिंग इन और रोलिंग आउट का एक जो सिस्टम रहता है जिसमें कि एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ एम्प्लॉय होते हैं और उनको चेक करना है कि जब गाड़ी इन कर रही है तो उस समय गाड़ी में कोई ऐसा पार्ट्स तो नहीं है जो टूट के लटक गया है, कोई ऐसा स्मेल तो नहीं आ रहा है आग जलने का, या हॉट एक्सल में ग्रीस जो जलता है उसका कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा है, ब्रेक बाइंडिंग का कुछ चक्का जो है स्कीड तो नहीं हो रहा है। ये सब देखने के लिए रोलिंग इन रोलिंग आउट का इंतज़ाम किया जाता है और उसमें उस समय गाड़ी की जो स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर की होती है, 30 kmph की आवर होती है। चलिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। बाईपास सिस्टम इज़ यूज इन ब्रेक सिस्टम व्हेन। ब्रेक सिस्टम में बाईपास सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है, कब किया जाता है? बाईपास सिस्टम एक बाईपास कपलर आता है स्पेशल। जब बाईपास सिस्टम का काम किया जाता है तो उसी कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। और कब किया जाता है? जब कोई भी ऐसा कंडीशन हो गया, ये जो फीड पाइप है वो क्रैक हो गया, या ब्रेक पाइप क्रैक हो गया, या हॉर्स पाइप क्रैक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बाईपास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और कई वीडियो में हमने बताया है कि कैसे हम लोग बाईपास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। और इसी क्वेश्चन, इसी एग्ज़ाम में जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा झंडा गाड़ा है, फर्स्ट रैंक लाया है और भी कई हैं जो फर्स्ट रैंक तो नहीं लाए लेकिन दूसरे तीसरे रैंक में आए होंगे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और इसके पहले जो वीडियो है उसमें उनका पिक्चर वगैरह सब भी दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने सफलता का झंडा गाड़ा है। और आप लोग भी मन लगा के यदि स्टडी करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, रेगुलर यहाँ टेस्ट देंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं है, और फर्स्ट रैंक लाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा तैयारी करना है कि फर्स्ट रैंक आना है। ठीक है, तो इस तरह से यदि तैयारी करते हैं तो ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। 60 नंबर क्या है? ऑयल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन। ऑयल जो है सख्त वर्जित है, कहाँ कहाँ? ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन है और बार बार आ चुके हैं भी। कपलर का जो सिस्टम होता है, कपलर हेड होता है, कपलर लॉक होता है, CBC होता है,
इन समय ऑयल का यूज़ नहीं करना है। आप कभी भी गाड़ी में देखेंगे तो कपलर जो होता है एकदम सूखी कंडीशन में होगा, कोई भी ग्रीस ऑयल का वहाँ सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हाउ कैन यू नो इफ़ द NRV इज़ डिफेक्टिव। आप कैसे जानेंगे कि NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। जो फीड पाइप, ये AR अगर है तो AR में जो फीड पाइप से प्रेशर जाता है उसके ठीक पहले NRV लगाया जाता है। NRV इसलिए लगाया जाता है कि NRV जो है फीड पाइप में सिर्फ प्रेशर को जाने देता है, वापस नहीं आने देता है। यदि NRV खराब है तो क्या होगा, फीड पाइप का प्रेशर जो है वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, जो फीड पाइप का प्रेशर है वो BP में शो करेगा। ठीक है, और जो BP का रिजर्वायर जो है, बी ऑप्शन क्या है, नो प्रेशर इन रिजर्वायर आफ्टर कटिंग द FP प्रेशर। FP का प्रेशर अगर कट करते हैं तो रिजर्वायर में कोई प्रेशर नहीं होगा, यानी कि वापस से सारा जो उसका हवा है वो वापस हो जाएगा। तो यही इसकी पहचान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरिंग चेक ऑफ जॉ गैप द गेज शुड बी। जॉ गैप जो एक गेज होता है जो कि कपलर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब जॉ गैप गेजिंग करेंगे, जब चेक करेंगे तो क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मस्ट नोट पास द होता है गैप, गैप से पास नहीं होना चाहिए। जब जॉ गैप करेंगे तो गैप से पास नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 62 का हो जाएगा बी। यदि गेज पास हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको जान लेना है कि यदि गेज जो है, जॉ गैप गेज लगाते हैं, यदि पास हो जाता है तो नकल को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो असेंबली है, CBC असेंबली है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसको तब चेक किया जाता है जब नकल क्लोज पोजीशन में होता है। ठीक है, क्लोज पोजीशन में। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, येलो पॉइंट प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्स इंडिकेटर फॉर। एक्सेल बॉक्स जो होता है, एक्सेल बॉक्स जो ICF में होते हैं, वो ICF जो बॉक्स होते हैं उसके बीच में एक येलो कलर से किया हुआ एक पॉइंट बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जिस पर जो है एक एक्सेल थर्मामीटर से इसको जांच किया जाता है। जैसे कोविड पीरियड में एक्सेल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता था कि जो टेम्परेचर है किसी भी इंसान का कितना है वो जानने के लिए, वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के टेम्परेचर को जानने के लिए, और उसी पॉइंट पर फोकस किया जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट पर जो है टॉर्च जलाया जाता है जिससे उसका एक्सेल का टेम्परेचर पता चलता है। तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजर्ड, यानी कि बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस। पूरे सर्विस में लीव नॉट ड्यू कितना मिलेगा, वही आपसे पूछ रहा है। LND, जिसको LND भी कहा जाता है। तो टोटल जो सर्विस पीरियड होता है उसमें 360 डेज़ का लीव नॉट ड्यू आप ले सकते हैं। लीव नॉट ड्यू ऐसा लीव होता है, ठीक है, जिसको बाद में रिकवर किया जाता है LHAP के रूप में, और तब उस कंडीशन में ही दिया जाता है कि रेल कर्मचारी जब ठीक हो जाएगा, तबीयत खराब होने की वजह से LND अगर लिया है तो ठीक हो जाएगा, जॉब में आएगा, काम करेगा, उस दौरान जो अर्निंग होगी उसकी LHAP वो बाद में से कट करके LND को पूर्ति किया जाएगा। तो इस तरह का लीव होता है LND, और टोटल जो सर्विस पीरियड है उसमें 360 डेज़ का आप LND का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीव नॉट ड्यू। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इफ़ अ रेलवे सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस, ठीक है, एक रेलवे सर्वेंट जो है इस्तीफा देता है या रिजाइन देता है अपने सर्विस से ड्यूरिंग स्टडी लीव में है, और उस पीरियड में उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया या इस्तीफा दे दिया, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेगुलर लीव एज LAP LHAP। अब क्या है, रेगुलर लीव में कन्वर्ट हो गया LAP LHAP में। लिविंग बैलेंस सच ए बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज। अब उस समय जो होगा वो छुट्टी, तो उस किस रूप में माना जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है कि उसको किस रूप में माना जाएगा। तो उसको अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा, अनऑथराइज एब्सेंट। ठीक है, UA अनऑथराइज एब्सेंट उसको बोला जाता है जो बिना किसी कारण बताए आपने काम पर नहीं आया, ठीक है, और कोई छुट्टी भी उसका नहीं दिया बाद में, तो उसको अनऑथराइज एब्सेंट कहा जाता है।
तो 65 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। ये, और यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी अनऑथराइज एब्सेंट नहीं होने दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे तो फिर बाद में एपीआर चेक किया जाएगा, अवार्ड्स चेक किए जाएंगे, और एब्सेंट जो अनऑथराइज आपने किया होगा वो भी आपके देखे जाएंगे, उस समय आपको इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हु नो लीव वेन नो लीव इज एडमिसिबल, किसी प्रकार का अगर लीव आप स्वीकार नहीं है, एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज, कोई छुट्टी अगर स्वीकार नहीं है तो कौन सी छुट्टी दिया जाता है। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है EOL। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा कि भाई नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल्स द लीव ग्रांटेड इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन, यदि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर होता है, स्टाफ डस नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और जब यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद जब नए जगह जाते हैं और वहाँ ड्यूटी की रिपोर्ट नहीं करते हैं जहाँ नई जगह पोस्टिंग हुई है, तब इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि हु विल द कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए क्या वो कम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जहाँ से म्यूचुअल या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो गया है, या वो होगा जहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है वो होगा, या जहाँ होने के बाद पहुँच गए हैं वहाँ होगा, मतलब ओल्ड प्लेस या न्यू प्लेस, ऐसा क्वेश्चन है। तो जब एक जगह से आपको ऑन रिक्वेस्ट या किसी प्रकार के ट्रांसफ़र का लेटर बन जाता है सील पैक वाला, और दूसरी जगह जब आपको लेटर मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो यहाँ से जैसे ही आपको रिलीव कर दिया तो आप यहाँ के स्टाफ नहीं रहे ओल्ड वाले की जगह पर, आप नए जहाँ आपको जाना है वहाँ के स्टाफ हो गए और वहीं आपको रिपोर्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो न्यू प्लेस वाला लेगा। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा DA अथॉरिटी इन न्यू प्लेस, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी आज रिकॉग्नाइज्ड, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड, कौन सा मान्यता प्राप्त दंड है, ये आपसे पूछ रहा है। और दंड भी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि वार्निंग कोई पेनल्टीज नहीं होता है। वार्निंग क्या होता है, कोई पेनल्टी नहीं होता है। तो उसके बाद ऑप्शन में वार्निंग है, सेंश्योर है, काउंसलिंग है, गवर्नमेंट डिस्प्लेजर है। तो 68 का हो जाएगा ए, वार्निंग। ठीक है, वार्निंग कोई भी पेनल्टीज नहीं होता है, ये पेनल्टी होता है सेंश्योर, और ये सब तो है ही नहीं रिकॉग्नाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 68 का हो जाएगा बी, क्योंकि कौन सा मान्यता प्राप्त दंड है ये पूछ रहा है। तो वार्निंग तो कोई दंड ही नहीं है, सेंश्योर एक होता है, पेनल्टीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंश्योर। ठीक है, ये मान्यता प्राप्त भी है और पेनल्टीज भी है। सेंश्योर को जिसको निंदा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, वो पेनल्टीज होता है। तो 68 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइनर पेनल्टी, इनमें से कौन सा माइनर पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी नहीं है। तो सेंश्योर माइनर पेनल्टीज होता है, वार्निंग तो कोई पेनल्टीज होता ही नहीं है, विथहोल्डिंग ऑफ पास भी माइनर पेनल्टीज होता है, रिडक्शन ऑफ लोअर टाइम स्केल ये भी माइनर पेनल्टीज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये कोई पेनल्टीज नहीं है। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन अंडर HOER। HOER रूल्स भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत PDF यहाँ HOER का बना है, जहाँ से सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। और जिनको नहीं मिला है अपना नाम और यहाँ से दिया गया रोल नंबर लिख के भेजेंगे तो उनको ये PDF मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हालांकि जो भी ज्वाइन करते हैं उनको दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन अंडर HOER। HOER के अंतर्गत कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आप जानते हैं कि HOER जो होता है रूल, उसमें कई कैटेगरी में बांटा गया है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, इसेंशियल इंटरमीडिएट होता है, इंटेंसिव होता है, ये नहीं होता है। उसके बाद एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है द रोस्टर्ड आवर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ। रेलवे कर्मचारियों के काम के निर्धारित घंटों में शामिल नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे? स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी ये शामिल होंगे, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू सेपरेटरी और कम्प्लीमेंट्री वर्क ये भी होंगे। टाइम टेकन टू कम्यूट टू फ्रॉम वर्क यानी घर से जो आने जाने का टाइम है वो नहीं होता है। कितना भी दूर घर हो या कितना भी नज़दीक घर हो, जो इसका टाइम है वर्कशॉप में या ओपन लाइन में जो आपकी ड्यूटी की टाइमिंग है उसी टाइम पे आना है। किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि दूर से कोई आता है तो उसको थोड़ा जल्दी या देर से ज्वाइन करना चाहिए ड्यूटी को, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इसलिए होगा क्योंकि कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि घर दूर होने के घर में आने जाने की वजह से जो टाइम लग रहा है वो मैनेज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेड्स आर परमिसिबल अंडर एमएससीपी। एमएससीपी के अंदर जो फाइनेंशियल अपग्रेड जो होता है वो 3 बार आपको दिया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 72 का हो जाएगा बी, 3 टाइम्स। यदि किसी भी कंडीशन में एक ही डिजिग्नेशन में एक ही पोस्ट पर 10 ईयर्स कोई भी रेल कर्मचारी अगर बिता लेता है, 10 साल के पीरियड में कोई भी प्रमोशन नहीं होता है तो एक प्रमोशन एमएससीपी के तहत दिया जाता है, यही रूल है। और ऐसा 3 बार दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। हु इज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल कैजुअल लीव फॉर बुद्ध नहीं है, बंद होता है, यानी कि जो बंद होता है ना, भारत बंद, स्टेट बंद, ये लिखा हुआ है। कर्फ्यू या अदर डिस्टर्बेंसेस, इस तरह के अगर डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो किसको जो है उस दिन आकस्मिक अवकाश देने का अधिकार किसको है? तो वो होता है एचओडी, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। 73 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के मामले में यदि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेते हैं, खुद ही अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र ले रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग टाइम जो होगा, जब आपको रिलीव किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो ज्वाइनिंग टाइम जो होगा उसमें किसी प्रकार का आपका रियायत नहीं है, किसी प्रकार का छुट्टी नहीं है, ठीक है, ये डी हो जाएगा। यदि खुद विभागीय ट्रांसफ़र अगर होता है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, उस पीरियड में जो रूल आपको कई वीडियोस में बताए गए हैं और क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में रखा गया था कि कितना दिन का कितना किलोमीटर रहेगा तो कितने दिन का आपका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। व्हाट डज HRMS स्टैंड फॉर। HRMS का फुल फॉर्म क्या होता है? HRMS जो होता है उसका फुल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो है इसको डेवलप जो किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है HRMS, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको डेवलप जो किया था वो क्रिस किया था। क्रिस का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, जो कि आपका ऐप जो होता है रेस, उन्होंने भी क्रिस ही बनाया है उसको भी। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस का। और जो HRMS है उसको लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2020 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। फुल फॉर्म ऑफ PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ PFRDA, तो जो PFRDA है उसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसका आंसर है सी में है, तो हो जाएगा आंसर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। न्यू इंट्रेंट्स इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर न्यू पेंशन स्कीम। मतलब जो नए ज्वाइनिंग होगी, नए लोग इंटर करेंगे रेलवे में, तो नई पेंशन स्कीम के तहत आने का क्या प्रोसेस है वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑटोमेटिकली 1/1/2004 के बाद जिनका भी ज्वाइनिंग हुआ है वो ऑटोमेटिकली नए NPS के अंतर्गत आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसका नाम नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78।
परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर कंसिस्ट ऑफ, जो परमानेंट प्राण कार्ड हर किसी को मिला होगा जब नए ज्वाइन किए होंगे तो उसमें जो डिजिट कितना होता है प्राण जो पेंशन अकाउंट नंबर में, वो आपसे पूछ रहा है। तो 16 डिजिट होता है, 16 डिजिट आप चेक कर लेंगे अपने प्राण कार्ड में। यदि 16 डिजिट जरूर होगा तो लिखेंगे यस, नहीं होगा तो कितना डिजिट होगा जरूर लिखेंगे कमेंट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड न्यू पेंशन स्कीम इज, न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें जो योगदान होता है, जो आपकी सैलरी से कटिंग होते हैं, वो कटिंग कितना होता है वही आपसे पूछ रहा है। तो बेसिक और डीए दोनों जोड़ के और जो 10% उसका होगा वही कटिंग होगा। यदि आपका बेसिक 20,000 है समझिए, और डीए अगर 10,000 अगर आ रहा है समझ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही आएगा, उसको परसेंटेज निकालना होगा। ये तो 50% हो गया, तो 30,000 हो गए तो उसका 10% हो गया 3,000, यही 3,000 कटिंग होगा, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 10%। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट, कौन सा व्हील डिफेक्ट नहीं है। व्हील फ्लैट ये भी है, जो कि फ्लैट आप जानते हैं कि कोचिंग में होता है 50 mm और वैगन में होता है 60 mm। व्हील सेलिंग भी आप जानते हैं 40 mm तक और 1.5 mm डीप तक होता है। पिटिंग कोई ये जो व्हील डिफेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 80 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, आज पूरे खत्म कर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन वाइल रैक मेंटेनेंस इज अंडरवे, रैक के रख रखाव को जो होते हैं में कौन सी सुरक्षा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो सुरक्षा सावधानियां होती है, प्रोविजन ऑफ वुडन वेजेस ऑन लास्ट व्हीकल, जो वुडन लकड़ी के जो वेज होते हैं, मतलब ब्लॉक होते हैं जो कि गाड़ी को रुकने के लिए चाहिए, वो लास्ट व्हीकल में लगना चाहिए। क्योंकि गाड़ी जैसे ही अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है बिना अगर नहीं रहेगा, वेज नहीं लगेगा, वुडन वेज नहीं रहेगा, तो गाड़ी जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ चल जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। मैन एट वर्क बोर्ड टू प्लेस्ड, एक आदमी को जो है रखना चाहिए जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ गाड़ी जाएगी या जहाँ से वापस आएगी तो वहाँ आदमी रखना चाहिए, यही लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। सिक्योरिंग द लैंड विथ स्कॉच ब्लॉक आपने देखा होगा, इस तरह के एक ब्लॉक होते हैं, इस तरह के ब्लॉक होते हैं। गाड़ी जब यहाँ से आएगी तो थोड़ा सा ऐसे चढ़ेगी और वापस रिटर्न हो जाएगी, तो इस तरह के ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 81 का हो जाएगा डी। और अभी जो दाहोद वर्कशॉप हुआ है वो में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ भी अपने लड़के ने झंडे गाड़े हैं और वहाँ का भी रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और आप जो है कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं किन किन का रिज़ल्ट आया है, और उन्होंने खुद जो मैसेज किया है वो मैसेज भी आपको लगाया है, देख लीजिएगा कि किस तरह से मेहनत करने से लोग अपने मुकाम को पा रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। और एक टेक्नीशियन से एक जेई का तक का सफ़र कर रहे हैं, जो किसी के इशारे पर काम करते थे, आप उनके इशारे पर कई जो है टेक्नीशियन काम करेंगे। और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं उसी यूनिट में आप काम करवाने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करना होगा, लगन करना होगा, तपस्या करना होगा, और इसके लिए हमसे आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलता है, टेस्ट देना होगा, मटेरियल्स पूरे प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी समस्या होता है उसके लिए सॉल्यूशन किए जाते हैं, पूरा मेहनत आपके लिए दिन रात किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। द व्हील गेज मेजर्स, व्हील गेज जो होता है, व्हील गेज ये दो व्हील है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस गेज से व्हील गेज मेजर किया जाता है। ये व्हील का जो फ्लैंज है और ये व्हील का फ्लैंज है, दोनों के बीच की जो दूरी होगा वही व्हील गेज होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर जो 82 है उसमें ए लिखा, ए में है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील ऑन सेम एक्सल। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है व्हील बेस अगर पूछता है तो ये व्हील है, ये व्हील है, इसका एक्सल बॉक्स है, ये भी एक्सल बॉक्स है, या बियरिंग है, यहाँ से बीच की जो दूरी होता है उसको कहता है व्हील बेस। ठीक है, जो कि आईसीएम में 2896 होता है, जिसको रिजिड व्हील बेस कहा जाता है। कैसनप बोगी में 2000 होता है। ठीक है, उसी तरह एलएचबी में 2560 होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल। इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल क्या होता है,
जो एक्सल का एकीकृत भाग होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसको जर्नल कहा जाता है। जैसे ये एक्सल है तो आप देखेंगे कि एक्सल यहाँ पर ही पतला होता है, ठीक उसके बाद थोड़ा सा मोटा होता है जिसको व्हील सीट कहा जाता है, और यहीं पर व्हील फिट होता है और फिर उसके बाद उधर जाके पतला हो जाता है। तो ये जो भाग है, ये वाला लास्ट वाला, इसी को कहा जाता है जर्नल, ठीक है। और इसको चेक करने का 3 लोकेशन है, जो भी अभी क्वेश्चन जो आपको अगला है वो उसमें आएगा, आपको समझाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। फॉर मेजर ऑफ डायमीटर ऑफ ओवेलिटी एंड टेपर ऑफ जर्नल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड। जो जर्नल होते हैं ये, तो लोकेशन क्या है, एक तो हम उसको वर्टिकल कर सकते हैं और इधर वाले को भी वर्टिकल देख सकते हैं, इधर वाले को हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, इधर वाले को हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। तो 3 लोकेशन हो सकता है, बोथ साइड वर्टिकल एंड बोथ अलग अलग दोनों साइड का हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। यही इसका लोकेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी। लिखा हुआ है 3 लोकेशन बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। हु इज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव एब्रॉड। एब्रॉड मतलब बाहर में, विदेश में अध्ययन करने के लिए जो स्टडी लीव होता है, वो जो सैंक्शन करने का अधिकार किसको है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो सैंक्शन है वो करेंगे रेलवे बोर्ड, ठीक है। विदेशों में अध्ययन करने के लिए रेलवे बोर्ड सैंक्शन करेगी और देश के अंदर अध्ययन करने के लिए जीएम साहब करेंगे, ठीक है। 85 का हो जाएगा, 85 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी, यानी कि डर्ट कलेक्टर का क्या काम है। डर्ट कलेक्टर क्या करता है, डर्ट को कलेक्ट करता है, यानी कि क्लीन एयर। डर्ट एयर में से डर्ट को कलेक्ट कर लेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एयर बचेगा, और वही क्लीन एयर आगे जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग विच पिन इज रिमूव फ्रॉम टू रिलीज द ब्रेक। यदि ब्रेक ब्लॉक जो है रिलीज नहीं हो रहा है तो कौन सा पिन जो है निकालेंगे तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो पुल रोड पिन यदि आप निकालते हैं तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा। 87 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द लीवरेज रेशियो इज ऑब्टेन बाय। लीवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे, ऑब्टेन कैसे करेंगे, ये आपको किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ईएल डिवाइस होता है, एम्प्टी लोड डिवाइस, यही इसका आंसर हो जाएगा, ईएल डिवाइस, ठीक है। एम्प्टी लोड डिवाइस का होता है और ईएल डिवाइस का काम क्या है, एम्प्टी कंडीशन में येलो रहेगा और ब्लैक रहेगा लोडेड कंडीशन में। तो इसका 88 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम बीसी गोज टू। ब्रेक जब रिलीज करेंगे तो एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर का एयर जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा, यानी कि वातावरण में पूरा रिलीज हो जाएगा। तो इसका आंसर 89 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन बीसी आफ्टर ब्रेक रिलीज। जब ब्रेक रिलीज करेंगे तो बीसी में मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, तो बीसी में कोई भी प्रेशर नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर थोड़ा रहा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि सेंसिटिविटी जो टेस्ट होता है, इन सेंसिटिविटी, जिसमें 0.3 kg/cm² स्क्वायर का प्रेशर होता है और 60 सेकेंड तक होता है और उस पीरियड में ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उतना भी प्रेशर इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। एफपी चार्जेस। एफपी किसको चार्ज करता है, एआर को करता है, ठीक है, एआर को। एक्सिलरी रिजर्वायर किससे चार्ज होता है, फीड पाइप से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका काम क्या है, ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करना, यही इसका काम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वाइल सम डिफेक्ट इन नोटिस इन ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप में कुछ डिफेक्ट को नोटिस किया गया। 2 in पाइप सिस्टम द ट्रेन कैन बी वर्क एज सिंगल पाइप सिस्टम। जब 2 in पाइप सिस्टम ब्रेक पाइप में कुछ फॉल्ट देखा गया, ट्रेन को सिंगल पाइप सिस्टम रूप में काम किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको कुछ देर पहले बताया गया था। इसको बाईपास करना पड़ता है, बाईपास द बीपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। टू अनकपल बीपी और एफपी एयर होज इट इज़ इसेंशियल टू। अनकपल जब भी करेंगे बीपी या एफपी को तो इसमें प्रेशर रहता है बीपी में 5 kg/cm²
और एफपी में होता है 6 kg/cm²। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना प्रेशर यदि आपको किसी प्रकार से अनकपल करने में जो पाइप है वो कितना स्पीड में आपको जो है चोट लगा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या है, अनकपल द एडजेसेंट क्लॉक, जो उसका एडजेसेंट एंगल जो होता है, एंगल कॉक, उसको पहले अनकपल करना है। तो 94 जो है उसका हो जाएगा क्लोज एडजेसेंट एंगल कॉक, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या है, 95 में है द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व। नॉन रिटर्न वॉल्व का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व इन ब्रेक सिस्टम, एनआरवी। एनआरवी का ब्रेक सिस्टम में क्या काम है, एनआरवी। तो एनआरवी जो है ब्रेक सिस्टम में वो होता है नॉन रिटर्न वॉल्व, जो अभी कुछ देर पहले एक और क्वेश्चन में ये आया था जिक्र, तो हमने बताया था कि फीड पाइप के एयर को रिटर्न होने से बचाता है, यानी कि बी हो जाएगा टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एआर टू एफपी। एआर जो होता है ये वाला सिलेंडर, इससे एफपी में आने नहीं देगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में जो रिटर्न स्प्रिंग है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, एयर ब्रेक सिस्टम में जो रिटर्न स्प्रिंग है वो क्या करता है, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर को इनसाइड पुश करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 देखिए, इफ डीवी हैवी है, डीवी हैज़ हैविंग लीकेज, यदि डीवी में लीकेज है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो डीवी को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट मतलब उसको आइसोलेट कर देंगे, जितना भी जो लीकेज है तो उसको आइसोलेट कर देना है, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए पिन होता है, पिन से उसको आइसोलेट मैनुअली आइसोलेट कर देना है। तो 97 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्लीन ऑफ बिटुमिन बैरल इज कैरिड आउट विथ। जो बिटुमिन बैरल जो होता है, बिटुमेन बैरल, वो उसको क्लीन करने के लिए स्टीम की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बाहरी जो पाइप्स हैं इन सब जो है जब हीट हो जाता है जब स्टीम से, तब उसमें क्या करते हैं, केरोसिन से बाहरी जो पाइप्स होता है आउटलेट सरफेस, ये सबको क्या करते हैं, केरोसिन से साफ किया जाता है। इसलिए इसका आंसर केरोसिन सही होगा, ठीक है। 98 का हो जाएगा ए। हालांकि अगर पूछेगा अगर स्टीम रहता तो वही इसका आंसर होता, लेकिन स्टीम इसमें नहीं दिया है, इसलिए ए केरोसिन इसका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू जो साउंड वेव का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं क्रैक है, ठीक है। तो 99 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। द ड्राइवर रिड्यूस बीपी प्रेशर 1.2 kg/cm², दैट इज कॉल्ड। आप जानते हैं कि ब्रेक एप्लीकेशन कई प्रकार के होते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन होता है, सर्विस एप्लीकेशन होता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है, इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है। तो जो मिनिमम एप्लीकेशन होता है, एक मिनिमम एप्लीकेशन कहा जाता है, उसको होता है 0.5 से 0.8 का अगर प्रेशर पीपी में डाउन किया जाता है तो उसको कहा जाता है मिनिमम एप्लीकेशन। उसके बाद एक होता है सर्विस एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि 0.8 से लेके और 1 kg/cm² का प्रेशर डाउन किया जाता है तो उसको कहा जाता है सर्विस एप्लीकेशन। उसके बाद एक होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन, जो 1 से लेके 1.5, और ये क्या है 1.2, यानी कि ये 1 से लेके 1.5 वाला जो एप्लीकेशन है उसके अंतर्गत आएगा और उसका नाम है फुल सर्विस एप्लीकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक इमरजेंसी एप्लीकेशन भी है जो 1.5 से लेके 3.8 kg/cm² का प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। और बीपी में, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अब राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10% राजभाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन वाज द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड। संसदीय जो राजभाषा समिति है उसका जो गठन हुआ था वो जनवरी 1976 में हुआ था, यानी कि 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल बोलेगा तो उसका आंसर अलग है, और एक्ट बोलेगा तो उसका आंसर अलग है, ठीक है। एक्ट अगर बोलेगा तो 10/5/1963 को पास हुआ था और उसको अमेंडेड किया गया था
1967 में। दो बात याद रखिएगा, रूल अगर आपको पूछेगा कि व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास, तो रूल हुआ था 17/7/1976 को, और अमेंडेड कब किया था? 1987 में। याद रखिएगा। तो 102 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन पार्ट 7, यानी कि संविधान का जो भाग 17 है उसमें 9 आर्टिकल हैं। 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं वो पूरे राजभाषा से रिलेटेड हैं, और सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इन सारे आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं कि 343 क्या है, 344 क्या है, 345 क्या है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, वेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963, वो कब संशोधन किया गया? तो 1967 में किया गया। 104 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इन विच रीजन डज अरुणाचल प्रदेश फॉल, अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है सी रीजन में आता है, और इस ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी यही अगर हिमाचल प्रदेश अगर आप पूछा जाता तो वो ए रीजन में आता है, ठीक है। सी रीजन में आने वाले राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले साउथ से शुरू करते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ठीक है, ये सब सी रीजन में आते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, ये सब सी रीजन में आते हैं। उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य सी रीजन में आते हैं। अब बी रीजन में वाला कि भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। बी आप जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 बी रीजन में तो आएंगे ही। उसके बाद चंडीगढ़, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली जो है बी रीजन में आते हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो ए रीजन में आते हैं, जैसे बिहार है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो उत्तराखंड है, राजस्थान है, यूपी है, और एंड जो दमन है, दमन एंड दीव आपने सुना होगा, दमन एंड दीव और दिल्ली, ये सब क्या है? बी रीजन में आते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, इन विच ऑफ दीज स्टेट हैज़ उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने वाला 2 ही राज्य था। एक आंध्र प्रदेश, जो जब डिवाइडेड नहीं हुआ तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जो दूसरी होगी भाषा वो राजभाषा होगी, वो उर्दू होगी, और इसी तरह बिहार ने भी किया था। तो ऑप्शन बिहार का ऑप्शन दिया हुआ है ए में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1956 1976 96 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंड हुआ वो कब अमेंड हुआ, मतलब कब संशोधन हुआ? वो आपको पहले हमने बताया था कि रूल जैसे ही पूछे तो 1976 और 1987, ठीक है, और एक्ट अगर आपसे पूछता है तो 1963 और 1967। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन मे एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बी आस्क्ड फॉर, किसी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद कब मांगा जा सकता है? ये आपसे पूछ रहा है कि कब मांगें किसी भी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद, तो वो होता है व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल एंड टेक्निकल नेचर का अगर डॉक्यूमेंट है, लीगल है, तो आप उसको अंग्रेजी अनुवाद मांगा जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल टर्म ज़्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। तो इसका आंसर 108 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, हु कैन डिटरमाइन वेदर अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ लीगल और टेक्निकल नेचर। अब डॉक्यूमेंट लीगल है या टेक्निकल नेचर है, इसका फैसला कौन लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका फैसला लेने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस ऑफिस का, जिस ऑफिस का ये डॉक्यूमेंट्स है, उस ऑफिस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसका निर्णय लेगा कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 110, हाउ मेनी सब कमेटी आर देयर इन पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। संसदीय जो राजभाषा समितियाँ हैं उसकी कितनी उप समितियाँ हैं? 3 उप समितियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो है ऐड करके लिए जाते हैं टेस्ट में, जो क्वेश्चन अगर कैरिज वर्कशॉप से कम क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उनको 110 क्वेश्चन पूरा करने के लिए अलग से क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन पूरे वही थे। अब इस तरह से नीचे आंसर दिया जाता है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर ऑलरेडी यहाँ दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं
उसको वैगन वर्कशॉप वाले, उसके आंसर ये दिए गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, जो क्वेश्चन ईजी थे वो भी आपको आज देख ही लेना है। वो क्वेश्चन देखिए कौन कौन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक। आप जानते हैं कोचिंग स्टॉक में के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, तो ये आसान सा प्रश्न था इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। और 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के जगह पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में आपको मिलेगा, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर और 4 व्हीलेड ट्रॉली इन सेम ट्रॉली। आप जानते हैं कि सेम ट्रॉली में होता है तो 5 mm का होता है, सेम एक्सल पर होता है तो 0.5 mm होता है वेरिएशन, और सेम कोच में अगर होगा तो 13 mm होगा। ठीक है, उसी तरह वैगन में होता है, सेम एक्सल पर वैगन में भी सेम होता है 0.5 mm का वेरिएशन। का मतलब होता है कि जो 2 चक्के एक एक्सल पर होंगे, दोनों चक्के के डाया में 0.5 mm का वेरिएशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक एक्सल पर यदि 2 चक्का अगर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो चक्का है ये 900 mm का होगा और ये 910 mm का होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी 900 mm का होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 900.5 mm का होना चाहिए, तो इसको वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो वैगन में होता है 0.5, 13 और 25, कोच में होता है 0.5, 5 और 13। क्वेश्चन ये 6 नंबर क्वेश्चन क्यों चेंज किया गया, तो देखिए, परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट फेसेस ऑन बीजी कोचेज। कोचेज में आप जानते हैं कि जो फ्लैट फेस होता है वो 50 mm का होता है, वैगन में 60 mm का होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको चेंज करके इसके जगह जो दूसरे क्वेश्चन दिए गए हैं उससे आपको कुछ तैयारी में मदद मिलेगी। 7वां क्वेश्चन चेंज क्यों किया गया था, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। बोगी माउंटेड जो ब्रेक सिस्टम होता है BMBEC, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें कोच में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है और वैगन में बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है BMBS। यहाँ गलती लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 32 mm होता है। ICF कोच का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 32 mm होता है। LHB का 8 से 10 mm का होता है, और वैगन में सभी वैगन के अलग अलग होते हैं। आप उसका चार्ट बना हुआ है और सभी का मटेरियल भी ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है, पढ़िएगा। IOH पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोचेस। ICF का IOH आप जानते हैं कि 9 मंथ पर होता है, लेकिन प्लस 30 डेज भी ऑप्शन में है, तो इसको भी यही आंसर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चेंज किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार का WCB होता है या CB भी रहेगा तो चलेगा। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, कई बार एग्जाम में आ चुके थे, तो इसलिए इसको चेंज किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, द वेट ऑफ ICF कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू। ICF कोच का जो वेट है वो साइड बियरर के से क्या होता है, ट्रांसफर होता है वेट साइड बियरर के माध्यम से। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाई FRP। FRP क्या है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ये भी कई एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए इसको चेंज किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन भी चेंज है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB कोच। जो क्वेश्चन ब्लू कलर से आपको देखने को मिला वो सारे क्वेश्चन चेंज थे। तो व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB कोच। LHB का जो व्हील गेज होता है 16 ± 1 mm होता है, लेकिन वही ICF का अगर पूछेगा तो 1600 + 2 - 1। ठीक है, या वैगन में 1600 + 2 - 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, द फायर एक्सटिंगाइजर यूज इन AC LHB कोचेज। AC LHB में जो फायर एक्सटिंगाइजर यूज होता है वो DC पाइप होता है, उसको ड्राई केमिकल पाउडर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस इज यूज इन BLC वैगन। BLC वैगन में EL बॉक्स नहीं होता है, उनमें LSD होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इन BLC वैगन। 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, द कलर ऑफ फीड पाइप। फीड पाइप का होता है वाइट और ब्रेक पाइप का होता है ग्रीन, और इससे आसान क्वेश्चन तो है ही नहीं। हाउ मेनी डेज ऑफ LHB इन कैलेंडर ईयर अ परमानेंट टेम्पररी रेलवे सर्वेंट इंटाइटल टू गेट। एक साल में कितना LHB मिलता है, 30। LHAP कितना मिलता है, 20। CL कितने मिलते हैं, जो ओपन लाइन में है उनको 10, और जो वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में है उनको 8। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन भी चेंज किया गया था, बहुत बार पूछा गया है, कितनी छुट्टी जमा कर सकते हैं, तो 300। आगे देखते हैं, PTO कितने सेट मिलते हैं, तो आप जानते हैं 4 सेट PTO मिलते हैं, या तो गजटेड हो नॉन गजटेड हो, सबको 4 सेट ही मिलते हैं, तो इसका आंसर C हो जाएगा। 68 नंबर भी क्वेश्चन चेंज किया गया था, विच फॉर्म यूज इन मेजर पेनल्टी में SF5 और माइनर पेनल्टी में SF11 और डिम्ड सस्पेंशन में SF2। ये सब बहुत ही आसान सा है। मैटरनिटी लीव जो होता है 180 डेज का होता है, ये भी आपको आता है, मालूम है। न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम, नई 1/1/2004 से हुआ।
DV इज डायरेक्टली अटैच विथ कॉमन पाइप ब्रैकेट से अटैच होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम में। अभी तक यहाँ 126 टेस्ट हो चुके हैं। कल जो टेस्ट होगी संडे को 127वां टेस्ट होगी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टेस्ट का क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, इसलिए टेस्ट जैसे ही दीजिए तुरंत टेस्ट के क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए, क्योंकि अगले टेस्ट में फिर आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। और ऐसा करते रहेंगे तो ज़रूर फर्स्ट रैंक लाएंगे। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड इन UST टेस्ट? UST टेस्ट में क्या इंटरनल क्रैक डिफेक्ट जो है पाई जाती है। उसके बाद राजभाषा के भी कई क्वेश्चन को चेंज किया था। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। वेन वाज हिंदी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 14 सितंबर को होता है। ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए इसको चेंज कर दिया जाता है। इसकी जगह राजभाषा के दूसरे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा जाए और नए नए क्वेश्चन से आपको अवगत कराया जाए। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 108 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो इतने ऐसे क्वेश्चन से टेस्ट लिया जाता है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कुछ नए लोग हैं जो देख रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ना बहुत ही आसान है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916। इस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमसे तैयारी में जुड़ने के लिए ये नंबर सेव करके व्हाट्सअप में अपना नाम वगैरह लिख के जो जिस डिपार्टमेंट में है वो सब लिख के भेजना होगा और बोलना होगा कि हम सर हेलो सर मैं भी तैयारी करना चाहता हूँ। और उसके लिए आपको 3000 पेड किया जाता है। 3000 फ़ी लिए जाते हैं, जिसमें आपको टोटल मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, 10 सेट प्रीवियस दोनों लैंग्वेज में जो टेस्ट का क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं जिससे वीडियो ये बना है, इसी तरह के 10 सेट क्वेश्चन का एक सेट आपको शुरू में दिया जाएगा जो लगभग 180 पेज का होगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो फ़ी है 150 है पर मंथ। टेस्ट भी दे सकते हैं। एवरी टेस्ट जो है प्रीवियस पेपर से आयोजित किया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन को किया गया था। और अब जो टेस्ट होते हैं 3 ग्रुप में होते हैं। यदि आप कैरेज वर्कशॉप में हैं तो कैरेज का ही टेस्ट होगा, वैगन वर्कशॉप में है तो वैगन का टेस्ट होगा, और लोको वर्कशॉप में है, रोलिंग स्टॉक वाले में है, CNW में है तो मिक्स क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जाएगा। तो इस तरह से लिए जाते हैं। CNW का तो बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट है CNW में जो कार्य करते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैरेज के या वैगन के जो ऐड किए जाते हैं वो दूसरा PDF जब मिलता है विथ आंसर के साथ टेस्ट के बाद, उसमें आपको कुछ और क्वेश्चन ऐड करके मिलते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, सबकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबका भला के लिए सोचा जाता है और ऐसा तैयारी कराया जाता है कि फर्स्ट रैंक उनका आए और पूरी तरह से मेहनत करके आपको उस मुकाम तक पहुंचाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले किसी न किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।